हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग इयासा का चैप्टर 4 फ्लाइट स्टेबिलिटी एंड डायनेमिक्स के क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, तो देखिए आपको यहाँ पे विद रेफरेंस भी दे रखा है और ऑप्शन भी दे रखे हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन ज़रूर करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, द एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो 3 एक्सिस होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेटरल एक्सिस, डायरेक्शनल एक्सिस। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, है ना। The axis that extends lengthwise through the fuselage from the nose to the tail। तो नोज टू द टेल यानी ये एयरक्राफ्ट है अगर, तो नोज से टेल की तरफ जो होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और विंग से लेके विंग तक लेटरल स्टेबिलिटी, और टॉप टू बॉटम यानी नोज के टॉप से लेके ऊपर बॉटम तक वो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी या बोलते हैं हम लोग। तो द एक्सिस क्रॉस वाइज फ्रॉम विंग टिप टू विंग टिप, तो लेटरल स्टेबिलिटी हो जाएगा। द एक्सिस दैट पासेस थ्रू द सेंटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो बॉटम और टॉप के फ्यूजलाज के टॉप से लेके बॉटम तक डायरेक्शनल स्टेबिलिटी होती है, डायरेक्शनल एक्सिस बोलते हैं ना। द प्राइमरी कंट्रोल सरफेस ऑफ एन एयरक्राफ्ट, तो एलेरॉन, एलिवेटर, रडर तीनों होते हैं। द रोलिंग मोशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज अचीव्ड यूजिंग ए, तो रोलिंग मोशन एलेरॉन देता है, एलिवेटर आपका पिचिंग मूवमेंट देता है, रडर आपका जो है डायरेक्शनल मूवमेंट देता है ना। तो पिचिंग मोशन देखिए कौन देता है, एलिवेटर देता है। यॉइंग है ना, यॉइंग बेसिकली रडर देता है। तो तीनों को याद कर लीजिए, एलेरॉन रोलिंग मोशन, पिचिंग मोशन एलिवेटर देता है, एंड यॉइंग मोशन जो होता है वो रडर देता है, ठीक है। इफ़ द एयरक्राफ्ट हैज़ इनिशियल टेंडेंसी टू कम बैक, इनिशियली अगर कहीं भी बात करें तो बेसिकली स्टैटिक होगा। अगर इनिशियली बात कर रहे हैं तो स्टैटिक होगा इनिशियली, है ना, इनिशियल। और अगर ओवर टाइम हो रहा है तो डायनेमिक होगा। डायनेमिक में कब होगा, ओवर टाइम, यानी कुछ समय बीत जाने के बाद, है ना, ओवर टाइम। तो स्टैटिकली स्टेबल होगा, ठीक है। टेंडेंसी टू कम बैक यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है तो स्टेबल होना चाह रहा है, तो स्टैटिकली स्टेबल, ठीक है। इफ़ द इनिशियल टेंडेंसी, फिर स्टैटिक रहेगा। यू हैव टू रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट ऑफ आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड इज नोन एज, तो डिस्टर्ब हो चुकी है तो पॉजिटिव होगी, यानी ये इस तरीके से मतलब अपनी पोजीशन पे वापस आ गया एयरक्राफ्ट, तो पॉजिटिव होगा। और इनिशियली बात करेगी तो स्टैटिक स्टेबिलिटी होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद कह रहा था इनिशियल टेंडेंसी ऑफ एयरक्राफ्ट टू रिमेन इन ए न्यू इक्विलिब्रियम, तो न्यू आ जाता है तो न्यूट्रल स्टैटिक स्टेबिलिटी हो जाती है ना। जैसे एयरक्राफ्ट पे ये रोल है, सपोज ये बॉल है और इधर इसको घुमाया तो ये बॉल इधर आ गई, तो अब क्या होगी, ये भी स्टेबल ही है लेकिन इसकी न्यू स्टेबिलिटी हो गई और न्यूट्रल है, ठीक है। द इनिशियल टेंडेंसी ऑफ एयरक्राफ्ट टू कंटिन्यू अवे फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेट ऑफ आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, तो वो अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाया, तो स्टैटिक स्टेबिलिटी तो है लेकिन ये निगेटिव हो जाएगी। क्यों, तो इनिशियल टेंडेंसी की बात करी गई, ऊपर से एयरक्राफ्ट कंटिन्यू अवे फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेट, तो अपनी ओरिजिनल स्टेट से वापस चला गया तो निगेटिव हो जाएगी। द टेंडेंसी ऑफ एन एरोप्लेन टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन फाइनाइट टाइम, यानी ओवर टाइम या फाइनाइट टाइम, तो डायनेमिक स्टेबिलिटी होगा। द टेंडेंसी ऑफ एयरक्राफ्ट डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ओवर टाइम, तो डिक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। सपोज ये बड़ा बड़ा था छोटा छोटा हो गया तो पॉजिटिव है और डायनेमिकली है ना, ओवर टाइम को बोल रहे हैं ना। चलो फिर द टेंडेंसी ऑफ एरोप्लेन टू इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है ना, छोटा 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 बड़ा था अब वो निगेटिव में बढ़ गया, तो डायनेमिकली स्टेबल निगेटिव वाली, है ना। उसके बाद द टाइप ऑफ स्टेबिलिटी व्हेन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड इट्स एम्पलीट्यूड नेदर इंक्रीज, तो न्यूट्रल होगा और डायनेमिकली होगा, है ना। क्यों डायनेमिकली होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं और ना कि अभी यहाँ पे ओवर टाइम नहीं लिखा, लेकिन आप समझ जाना क्योंकि एम्पलीट्यूड उसी में ही घटता पड़ता है ना। चलो, टाइप ऑफ स्टेबिलिटी विच कंसर्न पिचिंग मूवमेंट, तो पिचिंग मूवमेंट अबाउट द लेटरल एक्सिस। तो पहली बात तो आप देखो पिचिंग मूवमेंट आपको कौन देता है, पिचिंग बेसिकली जो पिचिंग है वो आपको कौन दे रहा था, एलिवेटर दे रहा था, और जो एलिवेटर है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग वर्क करता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग अबाउट द लेटरल एक्सिस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी। तो एलिवेटर जो बेसिकली जो एलिवेटर है जो पिचिंग मूवमेंट दे रहा है वो कौन सी स्टेबिलिटी देता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी देता है। उसके बाद एयरक्राफ्ट लॉन्गिट्यूडनल स्टेबल डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेल प्लेन विद रिस्पेक्ट टू सीजी, एरिया ऑफ, ठीक है, ये तीनों ही है ना। एरिया ऑफ द विंग पे भी होता है, एरिया ऑफ द साइज ऑफ द टेल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल टेल विद रिस्पेक्ट टू द सीजी। हाउ कैन वी लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी ऑफ एयरप्लेन कैन बी इंक्रीज, तो बाय इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ द, ठीक है, ये भी सही है। डिस्टेंस बिटवीन द सीजी एंड द एरोडायनेमिक सेंटर ऑफ द टेल प्लेन उसको बढ़ा देंगे,
और इंक्रीज द एरिया ऑफ द विंग, ठीक है। तो ये आपको बोथ एंड भी हो जाएगा, है ना, बोथ एंड भी हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनली स्टेबल से एरिया ऑफ द विंग से लेना देना कुछ नहीं, वो लेटरली स्टेबल का है। विच पार्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज यूज टू प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी आप कौन देते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, है ना, हॉरिजॉन्टल देते हैं। लेटरल स्टेबिलिटी विंग देते हैं, और वर्टिकल स्टेबलाइजर भी वो डायरेक्शनल देते हैं ना। तो इसमें आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी दे रहे हैं। द एलिवेटर्स आर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड द एयरक्राफ्ट, तो एलिवेटर जब ऊपर जा रहा है तो एयरक्राफ्ट जो है वो नीचे जाएगा। क्या लिखा है, एलिवेटर्स आर द डिफ्लेक्टेड अपवर्ड, एलिवेटर ऊपर जा रहे हैं तो द एयरक्राफ्ट विल पिच अप, नहीं पिच अप नहीं होगा, पिच डाउन होगा। क्यों डाउन होगा, जैसे मान लो एलिवेटर्स हैं तो एलरॉन है ना, तो एलिवेटर अगर नीचे जा रहा है ना, एलिवेटर अगर ऊपर जा रहा है ऊपर, तो एयरक्राफ्ट वो कैसे जाएगा, नीचे जाएगा, है ना, पिच डाउन हो जाएगी। और उसके बाद इसमें गलत लगा है, इसको सही कर लेना, ठीक है। व्हेन द एलिवेटर डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, तो एलिवेटर जब नीचे जा रहे हैं तो जो एयरक्राफ्ट है वो कैसे जाएगा, वो एयरक्राफ्ट भी नीचे जाएगा, है ना, पिच डाउन। सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया। व्हेन एलिवेटर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड, तो एलिवेटर जब ऊपर जाएंगे तो जो एयरक्राफ्ट है वो भी ऊपर जाएगा। सॉरी ये गड़बड़ हो गया, इसको सही कर लेना। एयरक्राफ्ट जो है वो ऊपर ही जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा बताता हूँ। जैसे मान लो ये एयरक्राफ्ट है और एयरक्राफ्ट एलिवेटर्स मान लीजिए यहाँ लगे होते हैं टेल प्लेन में, तो अगर ये एलिवेटर नीचे है, बेसिकली आपने एलिवेटर को नीचे किया तो जो एयर का प्रेशर है वो नीचे जाएगा, तो एयरक्राफ्ट कहाँ जाएगा, बेसिकली जब ये टेल प्लेन ऊपर चली जाएगी तो एयरक्राफ्ट का जो नोज़ है वो नीचे चला जाएगा, है ना। तो एयर प्रेशर का ही खेल है कि जैसे मान लो ये एलिवेटर नीचे डाउन गया तो एयर प्रेशर ने इसको ऊपर करने की कोशिश की, तो टेल ऊपर गई तो नोज़ नीचे हो गई, तो एलिवेटर जिधर नीचे जाएगा उस तरफ जो है पिच डाउन हो जाएगी, और एलिवेटर जिधर ऊपर जाएगा पिच अप हो जाएगी। तो डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड तो पिच डाउन हो जाएगी। द सेंटर ऑफ लिफ्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट के लिए अलॉन्ग होता है ना। एरोडायनेमिक सेंटर क्या होता है, जहाँ पे पिचिंग मोमेंट जीरो हो जाता है। व्हेन द एओ इज इंक्रीज द सेंटर ऑफ द लिफ्ट पॉइंट, तो जो सीपी है बेसिकली सेंटर ऑफ लिफ्ट मतलब सीपी, तो जब एओ एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते हो तो सीपी जो मूव करता है, क्यों, क्योंकि लिफ्ट बढ़ जाती है। व्हेन एओ डिक्रीज द सेंटर ऑफ लिफ्ट पॉइंट मूव्स रियरवर्ड या बैकवर्ड। टाइप ऑफ स्टेबिलिटी विच कंसर्न रोलिंग, तो अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल, तो लेटरल स्टेबिलिटी होता है ना। अगर अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी एक्सिस बोल दिया तो जाहिर सी बात है कि लेटरल स्टेबिलिटी ही होगा, है ना। और आप याद भी कर सकते हो आप, विच आर द फॉलोइंग डिज़ाइन फैक्टर दैट मेक एन एयरक्राफ्ट लेटरली स्टेबल, तो स्वेप्ट बैक भी होता है, डाइडल भी होता है और वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, तो ऑल ऑफ द हो जाएगा। द विंग्स ऑन अदर साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट जॉइन द फ्यूजलेज टू फॉर्म स्लाइड वी, तो स्लाइड वी मतलब डाइहेड्रल, है ना। द विंग्स ऑन अदर साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट टू जॉइन द फ्यूजलेज टू फॉर्म स्लाइड वी, तो एयरक्राफ्ट का कुछ इस तरीके से अपवर्ड, तो डाइहेड्रल होता है ना, नीचे जा रहा तो एनहेड्रल होता है। स्वेप्ट बैक मतलब पीछे जा रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ स्टेबिलिटी विच कंसर्न याइंग अबाउट द वेट, तो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है ना, याइंग कौन देता है, रडर देते हैं, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी हो जाएगा। व्हेन द रडर ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज डिफ्लेक्टेड राइटवर्ड, तो रडर जो है आपका जब अगर राइटवर्ड जा रहा है तो एयरक्राफ्ट कैसे जाएगा, या जो है या राइट की तरफ करेगा। मान लो ये एयरक्राफ्ट का फिन हो गया और रडर मान लो आपने राइट की तरफ किया ये, तो एयरक्राफ्ट भी कैसे जाएगा, जब आपने राइट किया तो प्रेशर इधर लगेगा तो एयरक्राफ्ट भी राइट की ओर आ जाएगा, है ना। एयर का जो प्रेशर है वो इधर आएगा तो टेल इस तरफ जाएगी, तो या जो है इस तरफ हो जाएगा राइट की तरफ। व्हेन द रडर ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज डिफ्लेक्टेड राइटवर्ड, एयरक्राफ्ट विल या राइट। द एरिया ऑफ द वर्टिकल फिन एंड द साइड्स ऑफ द फ्यूजलाज आफ्ट ऑफ द सीजी द प्राइम कंट्रीब्यूशन फॉर, तो वर्टिकल फिन है तो मैंने बताया था डायरेक्शनल स्टेबिलिटी होता है ना। लेटरल स्टेबिलिटी के लिए स्वेप्ट बैक, डाइहेड्रल, लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी के लिए सीजी और उसके लिए हल करते हैं, और डायरेक्शनल के लिए वर्टिकल फिन और साइज ऑफ द फ्यूजलाज, तो उसके लिए डायरेक्शनल स्टेबिलिटी आ जाएगा। द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाई, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का एरिया बढ़ा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर नहीं, उससे तो लॉन्गिट्यूडनल बढ़ती है ना, हॉरिजॉन्टल से लॉन्गिट्यूडनल बढ़ती है। उसके बाद इंक्रीज वर्टिकल, ठीक है ये सही। इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सी जी एंड वर्टिकल, ठीक है ये भी सही। फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी सी जी शुड बी सी पी, तो नोज़ हैवी कंडीशन, नोज़ हैवी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी जी को आगे रखते हैं।
ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टेबिलिटी सी जी आगे रहेगा। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड, तो मैक नंबर होता है ना, ये तो मैंने बता दिया था। चलो, तो इसके बाद ये चैप्टर हम लोग का यासा के अकॉर्डिंग जो है स्टेबिलिटी वाला कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ फ्लाइट, है ना। तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।